These are the solution of physics for 22 January 2025, shift 2. Question number 1. An equiconvex lens of focal length f is cut into 4 parts as shown in the figure. तो इसमें मान लेते हैं हम इसका रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है, इक्वल रेडियस है ना। तो इस इक्विकॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं। तो म्यू -1 इंटू 1/r -1/-r, इसका जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, 2 इंटू म्यू -1/r। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2 इंटू म्यू -1 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब ये हो गया फोकल लेंथ इसका। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। हम ये जानते हैं कि अगर हम इसको बीच से काटते हैं तो इसकी जो फोकल लेंथ है ना वो हाफ हो जाती है, क्योंकि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की रह होगी। तो इस पार्ट की जो फोकल लेंथ है और इस पार्ट की फोकल लेंथ है f1, वो क्या होगा, वो हो जाएगा f/2, हाफ हो जाता है। तो वो हो जाएगा नहीं, एक मिनट, हम इसमें क्या करते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस अगर आप निकालोगे तो उसका जो फोकल लेंथ होगा 1/f1 होगा म्यू -1 इंटू 1/r 1/∞, यानी कि फोकल लेंथ जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की होती है वो r/μ-1 होती है। मतलब इस पूरे पोर्शन की जो मैं बता रहा हूँ ना, इस पूरे पोर्शन की। और हम ये जानते हैं जो फोकल लेंथ पूरे पोर्शन की इसकी है, वही फोकल लेंथ इसके एक पार्ट की होगी, ऊपर वाले पार्ट की। तो क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, आप बीच में से काट दो उससे भी। तो जो फोकल लेंथ इसकी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की है एक पार्ट की, वो r/2-1 है। तो इसको आप रिलेशन देखोगे तो f1, तो मतलब आप इसमें अगर रिलेशन देखोगे ना तो रिलेशन ये निकलेगा कि f इज इक्वल टू f1/2, यानी कि f1 जो होगा वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होगा। काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस पूरे लेंथ की जो फोकल लेंथ होगी वही एक पार्ट की फोकल लेंथ होगी, इसलिए हमारे जो आंसर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, 2f। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 2। रेडियस ऑफ द ट्यूब डिक्रीज फ्रॉम 2r to r, रेडियस है, इन विच ideal liquid is flowing at the same level, speed at one end is 2 meter per second, what is the, ये तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। डेंसिटी सेम है दोनों साइड में, तो a1v1 इज इक्वल टू a2v2। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, यानी कि पाई इंटू 2r होल स्क्वायर इंटू 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू पाई इंटू r स्क्वायर इंटू वेलोसिटी जो हमें पता करनी है। तो पाई पाई कैंसिल कर दो, आर भी कैंसिल हो जाएगा। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू v, यानी कि v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। हमारा आंसर होना चाहिए डी, 4 मीटर 8 मीटर पर सेकेंड सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस। आप इसको ऐसे कर सकते हो, Q इज इक्वल टू सी वी, तो C इज इक्वल टू Q बाई वी। Q चार्ज होता है, विच इज Q बाई टी इज इक्वल टू आई होता है, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा, यानी कि एम्पियर इंटू टाइम ना, ए टी हो जाएगा। और Q का तो निकल गया, V का निकाल लेते हैं। अब E इज इक्वल टू V/R होता है ना, dV/dx, R डिस्टेंस होता है, तो V इज इक्वल टू
E इंटू आर हो जाएगा, और E का आप जानते होगे फोर्स पर चार्ज होता है। E इज इक्वल टू फोर्स पर चार्ज। तो फोर्स का होता है mL/T⁻²। Q का तो अब आप निकाल ही चुके हो, AT। तो E का हो जाएगा mL/T⁻³ एम्पियर इनवर्स, और Q का हम AT निकाल चुके हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, Q हमारे पास ये आ गया, E आ गया, V का निकालना था ना हमको, भटक गए भाई। V इज इक्वल टू mL/T⁻³ इंटू L, आर है ना डिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू mL²T⁻³ V का आ गया, V हमारे पास आ गया है, और Q भी आ गया है। तो अब इसमें कैपेसिटेंस का निकाल लेते हैं। तो कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा, Q इज AT, V इज mL²T⁻³ तो ये हो जाएगा m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻⁴ A², m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻⁴ A³ है ये, m⁻⁻1 L⁻⁻2 और 4 A²। हाँ, तो हमारा जो आंसर है वो 3 है, ये m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻⁴ A²। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये शायद। हाँ, a proton is moving with a uniform velocity of 2 × 10⁸ meter per second in uniform magnetic field and electric field which are perpendicular to each other. ओके, ऐसा है, देखो ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी परपेंडिकुलर, ऐसे मान लो, है ना, अंदर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ हो गई है, मूव से 30, हाँ, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें एक वेलोसिटी आएगी इस डायरेक्शन में, ठीक, 2 × 10⁸, जो कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया हुआ है हमको। अब जब ये स्विच ऑफ हो गई तो वेलोसिटी इसकी यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। हम इस वाले केस में जानते हैं कि ये एक्चुअली एक सर्कुलर मोशन करता है ना, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। तो मुझे पूरा एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहिए था ये पूरा वाला, कोई बात नहीं, बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो बस आप फील कर लो कि यहाँ पर ये तो बहुत कॉन्सेप्ट है, ये तो मैंने क्लास में भी एक्चुअली बच्चे जो पढ़ते हैं उनको बताया कि बहुत बार यूज होता है, ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, सभी बच्चों को आता हुआ है। तो एक्चुअली इसमें जो ये रेडियस, जिस जिस रेडियस को फॉलो करता है ना ये, उसकी जो वैल्यू होती है R इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि वो mv/bq आती है, प्रोटॉन का चार्ज है, तो वैल्यू डालनी है बस हमको। रेडियस हमें दिया हुआ है विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻27 kg, और वेलोसिटी हमें 2 इंटू 10⁸ दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना हमको। हाँ, चार्ज ऑफ प्रोटॉन नहीं दिया क्या, हाँ, तो लिख लेंगे इसको अपन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो B इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1.6 इंटू 2 इंटू 10⁻19 बाई 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। ये तो आपका कट गया है ना, ये भी काट दोगे इससे, तो B इज इक्वल टू 2/16 इंटू 10 हो जाएगा 8, यानी कि 10/8 है।
5/4। यार आंसर अजीब क्यों आ रहा है? अच्छा, ये वाला 10⁻⁵ मैंने यहाँ पर नहीं लिया ना, 10⁻⁵ भी कर लेंगे आप। तो हाँ, 10⁻⁵ इंटू ये आएगा, तो इसको 1.25 इंटू 10⁻⁵ आएगा टेस्ला। तो हमारा आंसर 2 होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। ये मैंने 10⁻⁵ इधर ले आना भूल गया था। ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? A conducting circular ring is moving with a constant velocity in a uniform magnetic field as shown in figure. Identify the correct graph between induced EMF versus time. अच्छा, जब ये अंदर आएगी, ओके, ये क्वेश्चन तो अच्छा लग रहा है। देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है। अब जब ये लूप अंदर आएगा ना इसमें, सपोज ये अंदर एंट्री कर रहा है विद दिस वेलोसिटी v, तो इतना पोर्शन, ये जो कॉर्ड है, हमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा हमारा, वो एक्चुअली इस कॉर्ड की वजह से होगा। ठीक है। तो BLV इतना पोर्शन अंदर आया है ना, तो या तो आप देखो d∅/dt कर लो, जैसे ये जो एरिया जिस तरह से बढ़ता जा रहा है ये कर लो, पर वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर जो पोर्शन होता है वही हम इंड्यूस्ड ईएमएफ में कंसीडर करते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो एक्चुअली जो लेंथ हम कंसीडर करेंगे फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो ये वाली लेंथ होगी, ये लेंथ L। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो B इंटू एल इंटू वी हो जाएगा। अब लेंथ को निकालने का तरीका है, अब यहाँ क्या है, ये अगर मैंने x मान लिया, ये अगर r है, तो हम ये जानते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये √r² - x² होता है। यानी कि जो लेंथ हो जाएगी मेरी ट्वाइस ऑफ √r² - x² हो जाएगी, है ना। ये भी r²-x², ये भी √r²-x² है। तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हो जाएगा वो BV इंटू 2 √r² - x² हो जाएगा, BLV। 2BV √r² - x² हो जाएगा। यहाँ पर x हम जानते हैं कि x क्या है, ये ओवर द पीरियड बढ़ेगा, विच इज r मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम के साथ अगर इतना आगे बढ़ेगा, ये रॉड कितनी आगे बढ़ेगी, ये x की वैल्यू आप किसी भी इंस्टेंट पे r माइनस x ले सकते हो, मतलब r माइनस दिस डिस्टेंस v इंटू टी। ये t के टाइम के हिसाब से बढ़ रहा है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि अब इसका जो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज x इज इक्वल टू, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, x इज इक्वल टू v इंटू टी लिख सकते हो। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमारा 2BV √r² - v²t² हो जाएगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो ग्राफ है ना, ये एक्चुअली ये E² में आएगा। देखो ऐसा आ रहा है, E²/4B²V² प्लस v²t² इज इक्वल टू r²। और लिख देता हूँ इसको, E²/4B²V² प्लस t²/1/v² इज इक्वल टू r²। और इसको यार मल्टीप्लाई, इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो r² को भी यही मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
तो 4b² v² प्लस r² इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखो y एक्सिस पे e है, डेल्टा जो है ना ये e है, y एक्सिस e है, x एक्सिस t है, ये इक्वेशन एलिप्स की है ना। देखो ध्यान से, दिस इज y, दिस इज x, क्योंकि हम जानते हैं x² + y² + b² इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा ग्राफ इलिप्टिकल होना चाहिए। इलिप्टिकल मतलब फिर आंसर हमारा ए होना चाहिए। क्वेश्चन अच्छा है, मतलब बहुत टफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, इसको मैं अच्छे की कैटेगरी में मानूंगा, मॉडरेट। क्या ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये वाला सॉल्व। कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए हमारा, मेमोरी बेस्ड है, 5th क्वेश्चन होना चाहिए हमारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 इज स्टेटमेंट बेस्ड है। फ्रिंज विड्थ ऑफ a red light is more than the fringe width of violet light। देखो यहाँ मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, ये फ्रिंज विड्थ होती है ना बी लैम्डा, डिस्टेंस बिटवीन द टू ब्राइट लाइट्स या फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू डार्क फ्रिंजेस या डिस्टेंस बिटवीन द टू वाइट फ्रिंजेस, ये एक्चुअली होता है हमारा डी लैम्डा बाई डी। ये सब चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आपने YDSC पढ़ा है, यंग वेलोसिटी एक्सपेरिमेंट, तो कैपिटल डी स्मॉल डी आपको पता होगा। तो एक्चुअली ये जो फ्रिंज विड्थ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही, फ्रिंज विड्थ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन द वायलेट लाइट, ऑब्वियसली, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट बड़ी होती है वेवलेंथ ऑफ वायलेट से, तो ऑब्वियसली जो फ्रिंज विड्थ ऑफ रेड लाइट होगी वो बड़ी होगी फ्रिंज विड्थ ऑफ वायलेट लाइट से। तो पहला भी सही है और वो दूसरे की वजह से करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। तो इसका सॉल्यूशन जो होना चाहिए आंसर, वो एक्चुअली 2 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, for non-vibrating diatomic gas has adiabatic constant of gamma 1, for vibrating diatomic gas। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। गामा इज इक्वल टू 1+2/f होता है, वेयर f क्या होता है, f इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और गामा होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो फॉर नॉन वाइब्रेटिंग गैस जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है 5, फॉर वाइब्रेशन जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है 7। तो यही है, तो गामा 1 की वैल्यू जो हो जाएगी 1+2/5 हो जाएगी, यानी कि 7/5, और वाइब्रेशन जो हो जाएगी 1+2/7 हो जाएगी, 9/7। तो इसको आप कंपेयर करके देख लो गामा 1 और गामा 2 को, 1.4 हो जाएगा, और ये है 1.2। तो गामा 1 बड़ा है गामा 2 से, इसका मतलब गामा 1 इज ग्रेटर देन गामा 2। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। The displacement of particle moving under the action of this force is these, and the value of B is work done by the force is 0। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार। वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है 2I कैप प्लस BJ कैप प्लस K कैप, डिस्प्लेसमेंट है I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, ये इन्होंने 0 दिया हुआ है, तो यानी कि 2+B+1 इज 0, यानी कि B की वैल्यू -3 हो गई। तो इसका तो आंसर C है, -3। क्वेश्चन नंबर 9,
In series LCR circuit, the maximum amplitude of current is I naught. I is equal to I naught जो होता है ना, उस I naught cos ओमेगा t समथिंग समथिंग जो होता है यहाँ पे आई एंगल, वो एक्चुअली उसमें जो आई नॉट होता है, जो हम पता है ये आई नॉट, दिस इज एक्चुअली वी नॉट जो सप्लाइड होता है बाई एक्स इम्पीडेंस। और सीरीज एलसीआर सर्किट में जो इम्पीडेंस होता है वो हम जानते हैं, वो होता है एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोला है इसने, ये मैक्सिमम कब होगा? सर्किट हैज अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज आई नॉट, जब एक्स मिनिमम होगा। अब एक्स मिनिमम होगा मतलब एक्सएल माइनस एक्स, मतलब ये एक्स मिनिमम कब होता है? आई नॉट इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज मिनिमम, ठीक है। तो एक्स मिनिमम कब होगा? जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी होगा, यानी कि ये रेजोनेंस की कंडीशन है। इससे हमें मतलब नहीं है, वन बाई मतलब ओमेगा एल इज इक्वल टू वन बाई ओमेगा सी होता है, हम डीप में नहीं जा रहे, ओमेगा इज इक्वल टू वन बाई रूट एल सी ये कंडीशन पे, पर एक्स उसके केस में आर हो जाता है, रेसिस्टेंस। अब इसने बोला है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इज आई नॉट, यानी कि व्हेन द रेसिस्टेंस इज आर, यानी कि आई नॉट की वैल्यू हमारे पास इनिशियली वी नॉट बाई आर है। व्हाट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज द रेसिस्टर रिप्लेस्ड बाई रेसिस्टर, तो आई नॉट वन जो हो जाएगा वी नॉट बाई रेसिस्टेंस, अब आर बाई टू हो गया, यानी कि ये हो गया टू वी नॉट बाई आर, यानी कि टू आई नॉट। तो आई नया वाला जो हो गया टू आई नॉट हो गया। इसका मतलब हमारा जो आंसर होना चाहिए वो टू होना चाहिए, टू आई नॉट। ये है हमारा सॉल्यूशन। If question number 10, if force F this acts on a point whose position vector is given as this, ये है सपोज P जिसका पोजिशन वेक्टर इन्होंने दिया हुआ है, और यहाँ पर फोर्स लग रही है ऐसे, दिस, है ना। तो हमसे पूछा गया है टॉर्क अबाउट द ओरिजिन, तो ईजी है यार। टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, आर क्रॉस एफ, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो हम बहुत आसानी से निकालना जानते हैं, आई कैप ए कैप ए कैप, पहले आर वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स डाल दो, टू आई कैप माइनस थ्री एंड सेवन, फिर एफ की डाल दो वन टू माइनस थ्री, और इनका डेट निकाल दो, डिटर्मिनेंट। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा मैं निकाल देता हूँ, देखो होगा आई कैप इंटू नाइन माइनस 14 माइनस जे कैप इंटू माइनस 6 माइनस 7 प्लस के कैप इंटू 4 प्लस 3 माइनस 5 आई कैप प्लस 13 जे कैप। कोई लग रहा है क्या? हाँ सी लग रहा है मुझे, नहीं सी और डी में से कोई हो सकता है, प्लस 7 के कैप, तो ये C3 हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, 11th के बच्चे भी कर देंगे। एक इतना इजी क्वेश्चन क्यों दे देते? आंसर 3 है, माइनस 5 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 7 के कैप। पता नहीं अभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही इजी है या फिर एक्चुअली में भी इजी था। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, रीड द स्टेटमेंट, गेट द करेक्ट ऑप्शन। द ए पेंडुलम इज, अच्छा यहाँ ए होगा, ए पेंडुलम इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू अनदर प्लेनेट हैविंग मास 4 टाइम्स, तो इसका जो मास है m डैश, वो 4 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ है, एंड रेडियस r डैश इज इक्वल टू 4 डबल दैट ऑफ अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम रिमेंस सेम। ये देख लेते हैं
टी जो होता है वो होता है 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। एल को तो इन्होंने चेंज नहीं किया। अब जी की वैल्यू जो होगी वो एल बाई जी डैश होगी, टी डैश। जी डैश जो होगा जी कैपिटल एम डैश बाई आर डैश स्क्वायर होगा, इस जी इंटू 4m बाई 2r होल स्क्वायर, यानी कि 4 कैपिटल जी कैपिटल एम बाई 4r स्क्वायर। तो जी डैश इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, विच इज एक्चुअली जी ओनली। तो मतलब जी डैश में तो कोई अंतर ही नहीं आया, तो इसलिए जी डैश इज इक्वल टू जी, यानी कि टी डैश इज इक्वल टू टी होना चाहिए। टाइम पीरियड सेम है, यानी कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ओनली डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट। नहीं, ओनली नहीं, लेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो स्टेटमेंट 1 है, इसका पहला स्टेटमेंट ट्रू है बट सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ये लेंथ पर भी डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑल्सो। इसका जो आंसर होगा वो 1 होना चाहिए। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर शोन इन फिगर इज। अच्छा देखो, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ। तो सॉल्यूशन में ड्यू टू 1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 एट O तो होना चाहिए, होगा म्यू नॉट, इनफाइनाइट वायर है ना, म्यू नॉट इंटू 5 एम्पियर। म्यू नॉट में 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई इंटू 6 प्लस 4 10 सेंटीमीटर इंटू 10 पावर माइनस 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसका जो डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड B2 जो होगा वो होगा म्यू नॉट इंटू आई 4 एम्पियर बाई 2 पाई इंटू 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 इंटू 10 पावर माइनस 2। और इसका जो मैग्नेटिक वो होगा डायरेक्शन वो ऊपर की तरफ होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज B1 माइनस B2, जो कि होगा म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू 10 1/2, यानी कि 5/10 जो मैंने कर दिया, -1। 10 स्क्वायर क्यों नहीं, म्यू नॉट बाई 2 बाई इंटू 10 स्क्वायर 5/10 1/2 -1। तो म्यू नॉट की वैल्यू भी डाल देता हूँ, 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 होती है। तो 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 इंटू 10 पावर 2 बाई 2 पाई इंटू माइनस हाफ, तो कैंसिल आउट हो गया। -10 पावर 5 आ रही, -5 आ रही है, जो कि अंदर की तरफ है। B1 माइनस B2 हमने ये डायरेक्शन लिया था B1 B2 का। नेगेटिव आंसर आ रहा है, मतलब इधर की तरफ है, B2 बड़ा है, तो B2 माइनस B1 इज इक्वल टू ऊपर की तरफ 10 पावर -5 टेस्ला। ये मेरा आंसर है, तो आंसर मेरा 1 होना चाहिए। डायरेक्शन भी बता देता हूँ, डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये पता नहीं ये क्या है, आइडेंटिफाई गेट जी। अच्छा ओके, अगर ए बी 0 0 लिया, मतलब ए 0 है, यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, ये नॉट हो जाएगा, ये 1 होएगा और ये 1 हो जाएगा, 1 0। और ये है एंड दिस इज योर एंड गेट, मतलब इन दोनों का जो मल्टीपल होगा 1 2 0, यहाँ 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, 0 0, आउटपुट 1 आ रहा है। तो 0 प्लस ये अगर और है, एंड तो हो नहीं सकता, एंड भी हो सकता है, नैंड भी हो सकता है।
एंड हो नहीं सकता, क्योंकि एंड लोगे तो 0 × 0 0 आएगा यहाँ पे, पर ये आउटपुट 1 आ रहा है, इसीलिए एंड नहीं हो सकता और भी नहीं हो सकता। तो दोनों में ही 0 + 0 या 0 × 0 आउटपुट 0 आना चाहिए था, पर आउटपुट 1 आ रहा है। इसलिए या तो नॉर हो सकता है या नैंड हो सकता है। अब दूसरा आउटपुट डाल के देखते हैं। 0 1 0 है ना? अब देखो यहाँ पे अगर मैं 1 डालूंगा तो यहाँ 0 डालूंगा तो ये 1 है, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, ये 1 आया, 0 था, ये 1 हो गया, 1 × 1 यहाँ 1 है, ये 1 आएगा, 0 × 0 यहाँ 0 आएगा। अब अगर मान लेते हैं इसका जो आउटपुट आ रहा है वो 0 आ रहा है, मतलब और अगर लेते हैं तो ये 0 + 1 1 हो जाएगा, नॉर 0 आएगा, नॉर के हिसाब से करेक्ट आ रहा है। अगर नैंड लेते हैं मतलब 0 × 1 0 हो जाएगा, और 0 नैंड मतलब 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब नॉर है, क्योंकि नॉर के हिसाब से ये दोनों दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअली योर एंड गेट, है ना? ये एंड गेट है, तो एंड में मल्टीप्लिकेशन होता है और में एडिशन होता है। इसीलिए इसके हिसाब से अगर हम ट्रुथ टेबल को चेक करें तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो नॉर गेट का आ रहा है। कुछ सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, वैल्यूज पुट करो और चेक करो। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आना चाहिए 2 नॉर। मैंने फर्स्ट एंड सेकंड को डाल के चेक किया। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 13 था। नेम द लॉजिक गेट, ये क्या होना चाहिए एक्चुअली में, यहाँ से यहाँ पर अगर वोल्टेज फ्लो हो रहा है नीचे की तरफ तो ये एक्चुअली में ये हाई वोल्टेज पे होना चाहिए। पर ये हाई वोल्टेज पे है यानी कि 1, तो यहाँ से भी ये 1 जाएगा और यहाँ से भी 1 जाएगा, दोनों हाई होंगे। तो एक्चुअली ये जो आउटपुट होगा वो, तो ये जो गेट है ये एक्चुअली एंड होना चाहिए। सिंपल है, एंड गेट। क्वेश्चन नंबर 15, इन द आरसी सर्किट शोन फाइंड आई। अच्छा देखो, इसमें क्या है ना, ये आइडियल स्टेट में बोल रहा है, मतलब जिसमें हम जानते हैं कि आइडियल स्टेट में जो कैपेसिटर होता है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, उसमें जैसे कि करंट फ्लो हो ही नहीं रहा। तो ये एक्चुअली आप ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको हटा दोगे तो इससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा सर्किट बेकार हो जाएगा। इससे कोई मतलब ही नहीं है हमें, पूरा का पूरा सर्किट एक अलग ही रहेगा। यहाँ तक का सर्किट सर्किट में रहेगा, फ्लो करेगा करंट, इसके बाद इसका कोई यूज ही नहीं है। तो अब देखो, अब फिर इसके बाद इन तीनों को मैं अब फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो, तो ये आर और ये आर मिला के 2R हो जाएंगे। ये फिर ये 2R एंड दिस आर मिला के क्या बनाएगा? 2R × R/3R। ये हो गया, तो ये हो गया 2R/3, इनका 2R/3 हो गया। 2R/3 प्लस ये वाला R मिला के हमारे पास क्या होगा? तो मैं कलर करके दिखा देता हूँ, है ना? तो रेड कलर से जो मैं कर रहा हूँ ये वाली चीज,
ये दोनों मिला के हमारे पास 2R हो गया। अब 2R इसको इससे मिलाया तो मेरे पास क्या आ गया, ये पैरेलल में है ना, तो 2R इंटू R बाई 3R यानी कि 2R बाई 3 हो गया। और 2R बाई 3 अब मैं इसको, ये जो इसका जो रिजल्टेंट था ये इससे सीरीज में है, तो 2R बाई 3 प्लस R जो कि हो गया हमारे पास 5R बाई 3। अब ये एक्चुअली 5R बाई 3 जो आया था ये एक्चुअली इससे पैरेलल में है, तो 5R बाई 3 इंटू R बाई 5R बाई 3 प्लस R, तो ये क्या होगा 8R बाई 3 5R बाई 8। अब कोई और कलर ले लूँ क्या, ब्लैक ले लेता हूँ। इन सब का सम मेरे पास आ गया 5R बाई 8। अब ये 5R बाई 8 इस R से सीरीज में है, तो 5R बाई 8 प्लस R 13R बाई 8, ये है मेरा इस सर्किट का नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो करंट जो होगा वो क्या होगा, I इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट विच इज V बाई 13R बाई 8, 8V बाई 13R। तो मेरा जो आंसर होना चाहिए 3 होना चाहिए, 8V बाई 13R। ठीक है, मैंने पता है क्या किया है, बस ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा 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 ये वाला पोर्शन ये गायब कर दिया है। वही रीजन ये था कि कैपेसिटर जो है ना आइडियल स्टेट में करंट पास नहीं होने देता, दिस इज नॉट देयर, ये पूरा सर्किट हट जाएगा यहाँ तक, क्योंकि ये ओपन सर्किट में बदल जाएगा ये। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, displacement current in capacitor of area this is 6 ampere at an instant, find the displacement current across। डिस्प्लेसमेंट करंट ये है, अब देखो हमें पता है कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है आई डी, वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन इंटू डी फाई ई बाई डी टी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से आता है। एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी होता है, और फाई जो होता है फाई होता है ई डॉट ए, तो डी बाई डी टी ऑफ ई डॉट ए, ये हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट, एरिया बाहर आ जाएगा, डी ई बाई डी टी, ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो करंट मतलब हम बेसिकली ये लिख सकते हैं कि आई डी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब पहले 6 एम्पियर था, तो वो कब था, जब 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था। तो आई क्या होगा जब 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो ये तो सिंपल है, 6 बाई आई डी इज इक्वल टू 16 बाई 3.2, 16 बाई 32 इंटू 10, तो 6 बाई आई डी इज इक्वल टू 5 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू 6 बाई 5, 1.2 एम्पियर। तो हमारा आंसर 3 होना चाहिए, अरे नहीं सॉरी, हमारा आंसर 1 होना चाहिए, 1.2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17 होना चाहिए, 29। For the electric dipole as shown in the figure, the electric field and electric potential are E naught and V naught at a distance apart from the axis। हाँ है डायपोल, अच्छा ये है, अच्छा इधर निकालना है। इसके लिए तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है ना,
ई ऑन द एक्सिस वो होता है 2p/r³ है ना, 2k p/r³, k 1/4 होता है, 2k p/r³ होता है ना। और अगर v निकालोगे तो v एक्सिस पे होता है, v हमेशा होता है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। अब हमें ई ऑन द एक्सिस निकालना है सबसे पहले तो, है ना। ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, याद कर लेना, हो सकता है इस सेम फॉर्मूले पे वो आ जाए, क्वेश्चन आ जाए। इस पे ये जो होता है ना, ये एंगल थीटा होता है। अब यहाँ क्या होगा देखो, ई एक्सिस पर जो होगा 2k की वैल्यू 1/4 होती है, बता देता हूँ मैं। 2k p एक्सिस पर r³ होगा, जिसकी वैल्यू हमें E0 दी हुई है शायद, हाँ। V0 ऑन द एक्सिस, V एक्सिस जो है वो V0 दिया हुआ है हमको। ये एक्चुअली क्या है, के पी कॉस थीटा, यहाँ पर 0 होगा एक्सिस पे, कॉस 0/r², ये V0 दिया हुआ है हमको, है ना। अब इक्वेटोरियल लाइन पे देखते हैं कि इक्वेटोरियल 2kp, डिस्टेंस तो 2r³ है, यहाँ पे 2r है, तो हो जाएगा 2kp/r³ इंटू 8, विच इज E0/8। E0/8, अरे एक ही ऑप्शन में है, तो यहीं से हमारे पास आंसर आ गया है। ये आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। अब इसमें v भी देख लेते हैं, v इक्वेटोरियल। अब देखो के पी कॉस थीटा, अब यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, बाई 2r²। अब ये कॉस 90 तो 0 होता है, तो इसीलिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी। हमारा आंसर 4 आ गया, E0/8, 0। ये 17 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरे पास जो आए हैं वो 2 ही आए हैं, है ना अभी तक। तो और आएंगे तो मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व करके डाल दूंगा। तो अभी तो यही जितने आए हैं हमारे पास वही कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, 60 डिग्री स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी। तो बहुत ही ईजी है यार, है ना, इजी क्वेश्चन। तो हाईएस्ट पॉइंट पे तो ये जो वेलोसिटी होती है इसका कॉस थीटा कंपोनेंट होता है, ये 20 मीटर पर सेकंड है। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो यहाँ पर 20 cos 60 रहता है, और यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, vy 0 हो जाती है। तो ये जो होता है ux ही रहता है, विच इज 20 cos 60, जो कि आप देखोगे कि वो हो जाएगा 20/2, 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर हो गया, स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट 10 मीटर पर सेकेंड है, तो न्यूमेरिकल आंसर 10 है। बहुत ईजी क्वेश्चन था यार ये। क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज ऑल्सो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, एन की वैल्यू पूछी गई है। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है। देखो अब ये ए और बी के अक्रॉस पूछा गया है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को आप अलग कर सकते हो, ठीक है। अब अलग कर दोगे तो क्या होगा, ये सर्किट ऐसा बन जाएगा, मैं बनाता हूँ ऐसा।
ये ऐसा बन जाएगा सर्किट। इसमें ये आर है, ये भी आर है, ये 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 भी आर है, ये चारों आर हैं, ये भी आर है। तो इसमें क्या होगा ना कि इसमें देखो अब इन ये है, इनका इक्वल दोनों सिमिलर हैं, तो ऊपर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये 2R इंटू 2R डिवाइडेड बाई 4R आर हो जाएगा। आर आर से सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3R। ऐसे ही नीचे नेट रेजिस्टेंस 3R हो जाएगा। अब 3R और 3R पैरेलल में है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा ए और पी के बीच में आर इक्विवेलेंट वो हो जाएगा 3R इंटू 3R 6R इस 3R/2। तो n की वैल्यू हमारी 3 आनी चाहिए, तो हमारा जो आंसर है 3 है। ठीक है, तो ये है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं इस शिफ्ट के न्यूमेरिकल जितने मेरे पास आए थे, और अगर इसके बाद भी और भी आएंगे तो मैं और क्वेश्चन सॉल्व करके डालूंगा। 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, तो वो भी अगर आएंगे तो कोई स्टूडेंट देगा तो मैं कर दूंगा। ऑल द बेस्ट, इसको देखते रहिए अपने एग्जाम से पहले, आपको ये हेल्प करेगा।